हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं लक्ष्मण कुमार साहू UIS एकेडमी कोरबा से। आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं। जैसा कि बहुत दिनों से डिमांड आ रहा था फिजिक्स के लिए, तो फिजिक्स ही आज हम स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास नोट्स बनाने का समय नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर PDF नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट को हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जैसा पहला चैप्टर है मापन। आप व्यापम दे रहे हैं, PSC दे रहे हैं, रेलवे, SSC या ACF का आप एग्जाम दे रहे हैं, तो इसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को बनाने के लिए आपका डिटेल स्टडी किया होना जरूरी होता है। और उसके लिए अगर आपके सिलेबस में मापन का चैप्टर नहीं लिखा हुआ है फिर भी आपको मापन पढ़ना है, क्योंकि मापन पढ़ने से ही बाकी के चैप्टर आसान हो जाते हैं। इसलिए मापन पढ़ना जरूरी है। और आज जो है हम मापन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मापन पहला चैप्टर है ना। मापन में सबसे पहले आपको यह समझना है, थोड़ा सा ऐतिहासिक बैकग्राउंड इसका देखते हैं हम, कि जब हमारे देश में देसी रियासतें थी, देश आजाद होने से पहले देसी रियासतें जब थी, तो देसी रियासतों के समय क्या होता था, तो अलग अलग देसी रियासतों में अलग अलग मापन होता था। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोचा कि पूरे देश में मापन एक जैसा होना चाहिए। इसके लिए वो कहाँ गए? इसके लिए वो गए इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, यहां पर गए। ये कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान। ये कहाँ है? तो ये सेवरिस में है। कहाँ है? सेवरिस में। सेवरिस कहाँ है? तो सेवरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित जो सेवरिस है वहाँ है अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान। यहाँ पंडित नेहरू और वल्लभ भाई पटेल गए और इन्होंने पूछा कि पूरे भारत का मापन एक जैसा करने के लिए क्या करना होगा। तो इन्होंने सजेशन दिया कि आप अपने यहाँ नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट खोल लीजिए, राष्ट्रीय मापतौल संस्थान खोल लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ जो है वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू के प्रयासों से NPL खोला गया, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी खोला गया, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। याद रखेंगे, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? नई दिल्ली में खोली गई। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में खोली गई। अब इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद हुआ ये कि 1955 में मापतौल बिल लाया गया। 1955 में क्या लाया गया? मापतौल बिल लाया गया। 1956 में क्या किया गया? मापतौल अधिनियम लाया गया। फिर 1956 में ही मुद्रा अधिनियम लाने की जरूरत पड़ी। क्यों? क्योंकि इससे पहले भारत में बहुत जगहों पर 1 रुपए बराबर 64 पैसे हुआ करता था। लेकिन 1957 से क्या कर दिया गया? जब दशमलव पद्धति आधारित हुआ तो 1 रुपए बराबर 100 पैसे कर दिया गया। क्या कर दिया गया? 1 रुपए बराबर 100 पैसे कर दिया गया। और तब से अब तक हम 1 रुपए बराबर 100 पैसे ही पढ़ते हैं। इस तरह से ये हो गया थोड़ा सा इतिहास। इसके बाद हम देखेंगे कि मापन की जो पद्धतियां हैं, तो मापन की 3 पद्धति हम देखते हैं। एक है CGS, एक है FPS और एक है MKS, है ना। CGS, FPS और MKS। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, जैसे CGS पद्धति है, FPS पद्धति है और MKS पद्धति है। तो तीनों पद्धति को डिटेल में हमको समझना है। तो देखिए, C का मतलब होता है सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। यहाँ पर F का मतलब होता है फुट, पाउंड और सेकंड। यहाँ पर होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो ध्यान देंगे, CGS एक फ्रेंच पद्धति है, जबकि FPS एक ब्रिटिश पद्धति है और ये एक मीट्रिक पद्धति है। तो ध्यान देंगे, देखिए हमारे यहाँ भारत में फ्रांसीसियों ने भी राज किया, अंग्रेजों ने भी राज किया, इसलिए ये सब पद्धति यहाँ पर देखने को मिलती है। तो CGS कौन सी पद्धति है? ध्यान देंगे, फ्रेंच पद्धति है। FPS ब्रिटिश पद्धति। जैसे आप आज भी केक लेने जाते हैं बर्थडे पर, तो 1 पाउंड का केक या 2 पाउंड का केक ऐसे मांगते हैं। और लंबाई तो हम सेंटीमीटर से भी नापते हैं, फुट से भी नापते हैं, फीट से भी नापते हैं और मीटर से भी नापते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मापन को एक करना था। इसके लिए क्या हुआ? तो इसके लिए सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल SI यूनिट की स्थापना हुई। SI यूनिट की स्थापना कब हुई? तो 1967 के जिनेवा सम्मेलन, 1967 में जिनेवा सम्मेलन हुआ जिसमें SI यूनिट की स्थापना हुई। और 1971 में क्या हुआ? तो 1971 में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल संस्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था, मतलब
IBWM का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जो कि पेरिस में हो रहा था, कहाँ हो रहा था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, इस समय SI यूनिट को मान्यता दे दी गई और सभी देशों को इसको मानना पड़ता है। मतलब SI यूनिट के माध्यम से ही व्यापार होता है। ठीक है, तो इस तरह से SI यूनिट का जन्म हो गया, समझ लेते हैं। अब ये SI यूनिट क्या है, तो देखिए हमने 3 यूनिट पढ़े, CGS, FPS और MKS। CGS, FPS और MKS, इसमें आपको समझना क्या है कि CGS फ्रेंच पद्धति है, FPS ब्रिटिश पद्धति है और MKS मीट्रिक पद्धति है। इसमें हमने डिटेल भी देख लिया कि C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S का मतलब सेकंड, M का मतलब मीटर, K का मतलब kg और S का मतलब सेकंड। डिटेल से समझेंगे बिल्कुल हर चीज को। लेकिन जो SI यूनिट है ये तो किन्हीं 3 चीजों के लिए था, SI यूनिट पूरे 7 चीजों के लिए होता है और उन 7 को देखना है हमें, है ना। तो चलिए SI यूनिट को देखते हैं। तो SI यूनिट में, SI यूनिट का वर्गीकरण जब हम देखेंगे, किसका, SI यूनिट, तो SI यूनिट का वर्गीकरण देखेंगे तो SI यूनिट को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं मूल मात्रक, एक क्या होते हैं, मूल मात्रक, है ना, फंडामेंटल यूनिट्स, और एक होते हैं संपूरक मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो मूल मात्रक क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। पहले ये जानना है कि इनकी संख्या कितनी होती है। तो मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है, जबकि संपूरक मात्रकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, मूल मात्रक 7 और संपूरक मात्रक 2। अब ये 7 कौन कौन से होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है लंबाई, सबसे पहला क्या है, लंबाई। फिर आएगा द्रव्यमान, लंबाई के बाद क्या आएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान के बाद आएगा समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा। धारा के बाद आएगा आपका ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता के बाद आएगा आपका पदार्थ की मात्रा। तो इन 7 मात्रकों को मूल मात्रक कहा जाता है। जबकि संपूरक मात्रक में कौन कौन से आते हैं, तो संपूरक मात्रक में समतल कोण आता है और ठोस कोण आता है। समतल कोण को रेडियन से नापते हैं और ठोस कोण को स्टेरेडियन से नापते हैं। समतल कोण का मतलब क्या है, तो जैसे ये प्लेन पेपर है ना, यहाँ पर हमने कोई कोण बना दिया, तो आप क्या करते हो, इसको 30 डिग्री का लिख दिए, है ना, कोई 60 डिग्री का बना दिए, लेकिन हम तो इसको अंश में बता रहे हैं। लेकिन समतल कोण को वास्तविक में किस में बताया जाता है, अगर SI यूनिट से देखा जाए तो रेडियन में बताया जाता है। ठीक है, तो रेडियन में बताना पड़ता है। अंश को रेडियन में बदलने के लिए π/180 का गुणा कर देते हैं और रेडियन में बदल जाता है। मतलब अगर आपने 30 अंश का कोण बनाया तो ये रेडियन कितना होगा, तो π/180 का अगर गुणा कर देते हैं तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा 6, मतलब π/6। मतलब आपने जो 30 अंश बनाया था यहाँ पर ऐसा, ये 30 अंश कितना कहलाएगा, π/6। रेडियन में क्या बताएंगे, π/6 बताएंगे। तो इस तरह से समतल कोण को बनाया जाता है। वैसे ठोस कोण जो होता है, ठोस कोण ये 3D होता है। ये देखिए ये 2D है, तो ये क्या होता है, 3D होता है। तो 3D में जब मापा जाता है तो स्टेरेडियन से बताया जाता है। तो इस तरह से हो गया हमारा संपूरक मात्रक। अब हम देखेंगे मूल मात्रक। मूल मात्रक में लंबाई को क्या कहा जाता है, तो लंबाई को आपको पता होगा, इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंथ। द्रव्यमान को मास कहा जाता है, समय को टाइम कहा जाता है, ताप को टेम्परेचर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेम्परेचर। धारा को करंट कहा जाता है, ज्योति तीव्रता को ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है, और पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अब हमको समझना है कि इन मात्रकों का मतलब ये जो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा है, इसका मात्रक क्या होता है ना। मात्रक नहीं, अभी तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, जो चीजें होती हैं, जिस चीज से हम प्रयोग करते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक अगर मीटर है, लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, तो मीटर मात्रक हो गया और लंबाई उसको दर्शाने वाला चीज हो गया। तो ये सब दर्शाने के लिए होता है कि इतनी लंबाई का है, इतना द्रव्यमान है, इतना समय है, लेकिन उसको बताया एग्जैक्ट किस में बताया जाता है, मीटर में बताया जाता है लंबाई को। वैसे द्रव्यमान को किस में बताया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में बताया जाता है। समय को सेकंड में बताया जाता है। टेम्परेचर को केल्विन में बताया जाता है, याद रखें किस में बताया जाता है, केल्विन। तो ये सब मात्रक लिख रहे हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे समतल कोण और ठोस कोण का मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन था, वैसे धारा को एम्पियर में बताया जाता है, ज्योति तीव्रता को कैंडेला में बताया जाता है और पदार्थ की मात्रा को मोल में बताया जाता है। क्लियर। तो जो 7 हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम, समय को सेकंड, ताप को केल्विन, धारा को एम्पियर, ज्योति तीव्रता को कैंडेला और पदार्थ की मात्रा को मोल में बताया जाता है। इसका विमा राशि क्या होता है, तो विमा राशि देखो क्या होता है, हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत होता है इसमें, क्यों, क्योंकि विमा जो है, जो इंग्लिश के शब्द होते हैं उसी का पहला लेटर होता है, इस कारण।
तो देखो लंबाई को लेंथ बोलते हैं, इसलिए इसका विमीय सूत्र में L लिखाएगा, द्रव्यमान को मास का M आ जाएगा यहाँ पर, समय का T आ जाएगा और टेम्परेचर का केल्विन मतलब यहाँ K आएगा, यहाँ T नहीं आएगा। करंट का एम्पियर के लिए A आएगा, ज्योति तीव्रता का कैंडेला के लिए C आएगा और पदार्थ की मात्रा के मोल के लिए आपको लग रहा होगा M आएगा, लेकिन M नहीं आता है, N आता है। तो ये हो गया विमा, क्या हो गया विमा। आप इसको सिस्टमेटिक टेबल बना लेना, ये क्या हो गया विमा हो गया, LMTKACN। अब इन मूल मात्रकों में अलग क्या है वो पढ़ना है हमको। तो देखिए यहाँ पर ताप को, टेम्परेचर को केल्विन से मापा जाता है, लेकिन आप तो डिग्री सेल्सियस पढ़े हो, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं, तो ये होता है 273 K होता है, याद रखना 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 K होता है। कुछ अलग चीजें हम देख रहे हैं। वैसे ज्योति तीव्रता को आप कैंडेला से नापते हो, है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप कैंडेला से नापते हो, तो ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, तो ज्योति फ्लक्स का होता है मात्रक ल्यूमेन होता है, याद रखें क्या होता है ल्यूमेन। तो ये दो चीजें इनमें से अलग थी। तो आपको समझ में आ गया होगा, मूल मात्रक 7 होते हैं और संपूरक मात्रक 2 होते हैं। इसके अलावा जितने भी मात्रक हैं वो मूल मात्रक से मिलकर बनते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक मूल मात्रकों को मिलाकर बना रहे हैं, क्या एक ही मूल मात्रक से बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। मतलब इन 7 को और इन 2 को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी चीजें अब हम पढ़ेंगे वो व्युत्पन्न मात्रक में आता है। और व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, व्युत्पन्न में देखिए उत्पन्न लिख रहा है, मतलब बनाया जा रहा है, डिराइव्ड किया जा रहा है, ये समझना है। तो व्युत्पन्न मात्रक जो है वो हमको पढ़ना है, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट्स। इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं। पहला लेते हैं हम क्षेत्रफल, क्या लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आपको पता होगा, बचपन में हम पढ़े हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लंबाई के लिए मीटर और चौड़ाई के लिए भी मीटर, है ना, लंबाई के लिए क्या मीटर, लंबाई के लिए मीटर और चौड़ाई के लिए मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्लियर। वैसे ही आयतन देखिए, आयतन क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लंबाई के लिए मीटर मीटर मीटर, मतलब लंबाई को भी हम किस में नापते हैं मीटर को, चौड़ाई को भी मीटर में नापेंगे और ऊंचाई को भी मीटर में नापेंगे। तो इस तरह से मीटर 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 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर इसका विमीय सूत्र लिखने बोलते हैं तब क्या होता है, तो देखो विमीय सूत्र लिखने के लिए हमें शुरू के 3 जो है, ये लंबाई, द्रव्यमान और समय का पता होना चाहिए। देखिए लंबाई को मैंने आपको बताया क्या कि लंबाई को इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, इसीलिए इसका विमीय सूत्र में L लिखा जाता है। द्रव्यमान के लिए क्या होता है, तो द्रव्यमान के लिए मास होता है, इसलिए इंग्लिश में M लिखा जाता है। और समय के लिए टाइम होता है, इसीलिए विमीय सूत्र में T लिखा जाता है। तो आप समझना, लंबाई, मीटर जो है वो लंबाई का मात्रक है, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है, इसलिए मीटर के जगह पे क्या लिखाएगा, L लिखाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब इसका विमीय सूत्र क्या हो गया, L स्क्वायर हो गया। और आयतन के लिए क्या हो जाएगा, फिर L का क्यूब हो जाएगा, सीधी सी बात है। मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, L का क्यूब हो जाएगा। लेकिन विमीय सूत्र को हमेशा MLT के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर तो सिर्फ हमने L लिखा है, तो M और T को कैसे करें, तो देखिए MLT लिख देंगे। अब कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पर L का स्क्वायर लिखा है ना, तो यहाँ पर L का स्क्वायर कर दीजिए, और अगर M और T कुछ नहीं लिखा है तो आप 0 लगा दीजिए, बन जाएगा। वैसे यहाँ पर भी MLT लिख दीजिए और कंपेयर कर दीजिए, L का क्यूब लिखा हुआ है तो उसको कर दीजिए, और जो नहीं लिखा हुआ है उसमें 0 लगा दीजिए। इस तरह से व्युत्पन्न मात्रक बनेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी क्षेत्रफल और आयतन का ही विमीय सूत्र बताया, अभी हम धीरे से डिटेल करेंगे, पूरा मापन का टॉपिक आज ही कवर करेंगे। तो ये हो गया विमीय सूत्र, आपको समझ में आया। लंबाई को मीटर से नापा जाता है, लेकिन इसका इंग्लिश में लेंथ बोलते हैं, और लेंथ का L ही क्या बनता है, इसका विमीय सूत्र बनता है। वैसे द्रव्यमान का kg है ना, किलोग्राम, कोई भी वजन जो है द्रव्यमान उसको किलोग्राम से नापते हैं हम, तो उसके लिए मास इंग्लिश में बोलते हैं, और इसीलिए M इसका विमीय डायमेंशनल फॉर्मूला में आता है। इसके बाद समय के लिए टाइम सेकंड है ना, और टाइम का T जो है वो विमीय फॉर्मूले में आता है। अब ताप को केल्विन से लिखेंगे, धारा को एम्पियर से लिखेंगे, ज्योति तीव्रता को कैंडेला से लिखेंगे, और पदार्थ की मात्रा को मोल से लिखेंगे, जिसको N से दर्शाएंगे। मतलब कहीं पे भी इन चीज़ों का प्रयोग अगर होता है तो इन्हीं चीज़ों को लेना पड़ेगा। इतना क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद अपने को देखना है चाल और वेग, ठीक है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, जबकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यदि मैंने यहाँ पर लिखा कि 60 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर उत्तर दिशा,
तो सोच कर देखिए, क्या आपको पता है इसमें से कौन सा चाल होगा और कौन सा वेग होगा? ठीक है, इसमें कौन सा चाल होगा, कौन सा वेग होगा? तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, कैसा? देखिए, एक पॉइंट ए यहाँ पर है, एक पॉइंट बी यहाँ पर है, एक पॉइंट सी यहाँ पर है। ठीक है, एक पॉइंट ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पे। ए से बी जाने के लिए 3 किलोमीटर चलना पड़ता है और बी से सी जाने के लिए 4 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पर चाल बराबर देखूँ, अगर इसका मेरे को चाल निकालना हो, या इसमें जो दूरी है, अगर मेरे को यहाँ पर दूरी और विस्थापन लिखना हो तो कैसे होगा? तो दूरी को शॉर्ट नहीं किया जा सकता। दूरी जो होता है वो वास्तविक होता है, इसीलिए ए से सी तक की दूरी है ना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए से सी तक का दूरी और ए से सी तक का विस्थापन। तो ए से सी तक का जो दूरी है वो 3 और 4 मिलाकर कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि ए से सी तक के विस्थापन के लिए हम एरोप्लेन का रास्ता अपनाएंगे, है ना, मतलब सीधा जाएंगे। और ये पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, तो 3 3 9 और 4 चौक 16 और 25 का रूट कितना आ जाएगा? 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर ऐसा कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो ये ई हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा और ये दिशा क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्वी दिशा। मतलब विस्थापन में हमको क्या पता चल जाता है? दिशा पता चल जाता है कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। जहां पर है वहीं से पता चल जाता है, लेकिन इसमें पता नहीं रहता कि हम कहां से चलना चालू किए थे और कहां पहुंचे। इसलिए विस्थापन में हमको दिशा पता होता है और विस्थापन किसके फॉर्मूले में आता है? वेग के फॉर्मूले में आता है। इसलिए 60 किलोमीटर उत्तर दिशा जो है ये वेग है और 60 किलोमीटर पर आवर चाल है। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं उसमें लिखा होता है आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कहीं जा रहे हैं, है ना, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं आप देखते तो नहीं जाते हैं कि अभी मैं उत्तर में जा रहा हूं या अभी मैं पूर्व में जा रहा हूं, ऐसा नहीं देखते हैं। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी या वेग जो है ये विस्थापन को दिखाता है, ये एक्चुअल दूरी नहीं होता है, आभासी दूरी होता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें दिशा होता है और जिसमें दिशा होता है वो क्या है? वेग है। एकदम क्लियर रहेंगे, वेग में दिशा होता है, चाल में दिशा नहीं होता है। ठीक है, देखिए, दूरी को मीटर से नापते हैं और समय को सेकंड से। विस्थापन को मीटर से नापा जाता है और समय को सेकंड से। क्लियर? अभी इसको भी हमने, दूरी हो चाहे विस्थापन हो, हमने किससे नापा? मीटर से। ठीक है, मीटर या किलोमीटर। मीटर के लिए देखिए, मीटर लंबाई, लेंथ मीटर के लिए एल लिखेंगे और समय सेकंड के लिए टी लिखना पड़ेगा। वैसे यहां पर भी एल बाई टी लिखना होगा। कैसे? तो समझिए, दूरी मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर सब लंबाई के मात्रक है और लंबाई मतलब एल लिखना पड़ेगा। वैसे समय, सेकेंड, आवर, मिनट, ये सब टाइम जो होता है समय का मात्रक होता है और समय के लिए हम टी लिखते हैं। अब एक फॉर्मूला मैथ्स का कि यदि 1/x लिखा हुआ है तो इसको x इनवर्स लिख सकते हैं। यदि 1/x को x इनवर्स लिख सकते हैं तो वैसे 1/t को t इनवर्स भी लिख सकते हैं। मतलब t को अगर ऊपर ले जा रहे हैं तो उसके घात में -1 लगाना होता है। तो वैसे यहाँ पर देखिए, l अपने जगह पर है, t के घात में -1 लग जाएगा। वैसे यहाँ l अपने जगह पर है, t के घात में -1 लग जाएगा। क्लियर है कि t को अगर ऊपर ला रहे हैं तो क्या हो रहा है? कुछ तो बदलेगा, है ना। मतलब अभी t लिखा हुआ है तो उसके पावर में 1 है, कुछ तो बदलेगा ऊपर ले जाने पर, तो वो लग जाता है माइनस। अब इसको हम mlt के फॉर्म में आसानी से लिख सकते हैं। mlt लिख दीजिए, mlt लिख दीजिए। तो यहाँ t के पावर में -1 है तो ये दोनों में -1 लिख दीजिए। l के पावर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे और m तो है ही नहीं, और जो नहीं है उसके पावर में हम क्या लिख देते हैं? 0 लिख देते हैं। तो इस तरह से विमीय सूत्र भी बन जाता है और इसका यूनिट जो है, ऐसा यूनिट जो है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल को मीटर प्रति सेकंड में बताते हैं और वेग को। मतलब हमें यहाँ से 2 चीजें सीखती जानी है। क्या क्या सीखते जाना है? एक तो चाल को मीटर पर सेकंड बताते हैं और उसका विमीय सूत्र ये है। वैसे वेग भी मीटर पर सेकंड है, उसका विमीय सूत्र ये है। अब देखिए, दोनों में जो उसका मात्रक है, चाहे चाल हो चाहे वेग हो, इसका मात्रक जो है दोनों में मीटर पर सेकंड है, चाल और वेग का, और विमीय सूत्र भी सेम है। तो फिर चाल और वेग को अलग क्यों बोलते हैं? तो स्टार्टिंग में ही मैंने आपको समझाया कि चाल और वेग को अलग क्यों बोलते हैं। क्योंकि चाल जो है वो है जिसमें दिशा नहीं होती है, वेग वो होता है जिसमें दिशा होती है। क्योंकि विस्थापन में दिशा होता है, दूरी में दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसी से आप अदिश राशि और सदिश राशि भी समझते हैं। तो इस तरह से चाल और वेग हो जाता है ना। इसके बाद आगे देखेंगे, जैसे हमने वेग पढ़ लिया तो अब वेग से क्या क्या चीज बन रहा है वो देखना है हमें, है ना। चलिए देखते हैं। इसके बाद देखिए, वेग से 2 चीजें बनती हैं। वेग से 2 चीजें बनती हैं, एक तो बनता है त्वरण और एक बनता है संवेग। तो देखो, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय, वेलोसिटी बाय टाइम। और संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणित वेग। तो देखिए, यहां पर भी वेग आ रहा है और यहां पे भी वेग आ रहा है। मतलब वेग से 2 चीजें बनती है, एक बनता है त्वरण और एक संवेग। सब एक दूसरे से लिंक है, सिर्फ आपको समझना है।
तो वेग बटे समय। अब आप यहाँ पर दो चीजें कर सकते हैं, ये तो वेग बराबर यहाँ पर विस्थापन बटे समय होता है, तो आप लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को मीटर पर सेकंड और टाइम को सेकंड, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या तो आपको पता है कि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, तो आप सीधा मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे और समय के लिए सेकंड लिख देंगे। अब ये बट्टे नीचे जो है ये नीचे चला जाता है, मीटर अपने जगह पे रहेगा, सेकंड नीचे आ जाएगा, तो सेकंड गुणित सेकंड हो जाएगा। मीटर अपने जगह पे है और सेकंड गुणित सेकंड, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप मेरे को बताइए कि जो मीटर है, मीटर किसका मात्रक है? मीटर विस्थापन का मात्रक है, ठीक है। विस्थापन या मीटर किसके लिए होता है? तो लंबाई के लिए होता है, और जब लंबाई के लिए होता है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे, लंबाई मतलब एल लिख देंगे। और सेकंड समय का मात्रक होता है, सेकंड के लिए टी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगाएंगे, मतलब सेकंड में स्क्वायर लगा हुआ है इसीलिए टी का स्क्वायर लगा रहे हैं। देखिए त्वरण का मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये पता चल गया हमको, उसका मात्रक हमको पता चल गया। अब दो ही चीजें हमको पढ़नी है, एक उसका मात्रक और दूसरा उसका विमीय सूत्र। तो मात्रक हमें पता चल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो विमीय सूत्र क्या होगा? तो विमीय सूत्र होगा LT-2। इसके बाद आप जान रहे हैं इसको बना सकते हैं m0 LT-2, m नहीं है इसलिए m के पावर में 0 लगा देंगे, और t का स्क्वायर है, ऊपर आएगा तो क्या लग जाता है? घात में माइनस लग जाता है। तो इस तरह से त्वरण बन गया। वैसे आप देखो संवेग में आप समझना, तो संवेग द्रव्यमान गुणित वेग होता है। द्रव्यमान के लिए हम क्या बताते हैं? केजी। द्रव्यमान के लिए हम द्रव्यमान को केजी से नापते। देखिए अभी हमने मूल मात्रकों में पढ़ा है कि द्रव्यमान को किससे नापा जाता है? केजी से। ये तो उसका विमीय सूत्र है ना, m, ठीक है। और वेग को हमने अभी पढ़ा कि वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड होता है, तो हम यहीं से मीटर प्रति सेकंड ले आ सकते हैं। इसको आप लंबा भी खींच सकते हैं, या डायरेक्ट आप वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं, या वेग का आपको फॉर्मूला लिखना होगा फिर मीटर प्रति सेकंड लिखेंगे, तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन अभी एक ही पेज में अगर नोट्स बन रहा है तो सामने दिख रहा है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके बाद ये इसका क्या हो गया? मात्रक बन गया संवेग का, कि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ये इसका मात्रक बन गया। तो विमीय सूत्र क्या होगा? तो द्रव्यमान के लिए केजी के लिए क्या होता है? तो m होता है। देखिए इसी से बनता है ना, केजी के लिए हम क्या लिखते हैं? m लिखते हैं, है ना। मीटर के लिए, मीटर किसका मात्रक है? तो लंबाई का मात्रक है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। और समय सेकंड किसका मात्रक है? तो टाइम, तो टी लिख देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा ml, और टी को अगर ऊपर लेके आ रहे हैं तो t-1। तो इस तरह से जो हमने वेग पढ़ा, उस वेग से दो चीजें बनी, त्वरण और संवेग, ठीक है। अब ये जो त्वरण है, त्वरण का मात्रक हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और विमीय सूत्र हुआ LT-2, और वैसे संवेग का मात्रक हुआ केजी मीटर पर सेकंड, और विमीय सूत्र हुआ MLT-1, है ना। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मापन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि त्वरण, संवेग, वेग, चाल पता रहेगा तभी इसके बाद का जो चैप्टर है यांत्रिकी जो हम चालू करेंगे वो बन पाएगा। क्लियर है इतना? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि त्वरण और संवेग बन गया, तो अब इस त्वरण से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं हम देखते हैं, है ना। तो त्वरण को एक्सेलरेशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, ए से डिनोट करते हैं। वेग को वेलोसिटी बोलते हैं, वी से डिनोट करते हैं। चाल को स्पीड कहा जाता है, इसलिए एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो वैसे त्वरण जो है, इस त्वरण के साथ अगर हम द्रव्यमान का गुणा कर दें तो एक नया चीज बनता है जिसको बोलते हैं बल, है ना। और बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बल को देखते हैं, उसके अलग से हमको टेबल बनाना पड़ेगा। देखिए जो बल होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान देखिए, द्रव्यमान को हम केजी में बताते हैं, त्वरण बराबर आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। त्वरण का मान क्या आया था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन मान लीजिए आपको त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद नहीं आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे? त्वरण का आपको फॉर्मूला याद है, वेग बटे समय होता है। अब वेग बराबर, तो वेग बराबर मीटर पर सेकंड होता है, तो मीटर प्रति सेकंड, है ना। वेग बराबर मीटर प्रति सेकंड और समय का सेकंड। तो इस तरह से हो गया केजी इंटू मीटर, सेकंड नीचे चला जाएगा तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। कैसे डायरेक्ट लिख सकते थे? तो देखिए इसी चीज को कि केजी हो गया और त्वरण बराबर क्या था? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आखिर वही आ गया जो मैंने अभी आपको बताया। तो उसके लिए क्या होगा? अगर आपको त्वरण के बारे में पता है तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, और नहीं पता है तो उसके पीछे वाले फॉर्मूले से आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बल होता है, और इसी को कहा जाता है न्यूटन। तो बल को मापने का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। न्यूटन ऐसा यूनिट है, जबकि डाइन जो है
ये CGS यूनिट है, याद रखेंगे। अभी मैंने बताया CGS यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट, ये एक फ्रेंच पद्धति है। और SI यूनिट मैंने बताया आपको, SI यूनिट जो है 1971 में इसको मान्यता मिली है। तो इस तरह से 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। लेकिन इसका विमी सूत्र का क्या? तो विमी सूत्र देखिए बनाना बहुत आसान है। केजी मतलब द्रव्यमान, मास के लिए m लिखेंगे, मीटर मतलब लंबाई का मात्रक है, लंबाई के लिए क्या लिखेंगे? L लिखेंगे, और सेकंड मतलब समय का मात्रक है, तो ये हो जाएगा mLt-2। क्या हो जाएगा? mLt-2। टी का जो स्क्वायर है ऊपर चल जाएगा तो -2 हो जाएगा। इस तरह से बल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बल से बहुत सारी चीजें बनती हैं, और बहुत सारी चीजों में हम 4 चीजों का भी देखते हैं यहाँ पर बल में, है ना। देखिए 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन हमने पढ़ लिया। अब इसी बल से हम 3-4 चीजों को देखते हैं। जैसे एक एक करके देखते चलते हैं। जैसे पहला आएगा कार्य या ऊर्जा। तो कार्य या ऊर्जा बराबर होता है बल गुणित विस्थापन। क्या होता है? बल गुणित विस्थापन। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हम देखेंगे आवेग क्या होता है? तो आवेग बराबर होता है बल गुणित, देखो बल को F से डिनोट करते हैं तो अब मैं F लिख रहा हूं, बल गुणित समय। आवेग के बाद हम पढ़ेंगे दाब। आवेग के बाद हम पढ़ेंगे दाब क्या होता है? तो दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। और दाब के बाद हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। तो इन चारों चीजों को एक साथ कंपेयर करके हम देखेंगे तो समझ में आएगा कैसे बनेगा। देखिए कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है। बल के लिए या तो आप बल के लिए क्या करो कि मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण लिखेंगे। जैसे द्रव्यमान गुणित त्वरण लिखेंगे उसके बाद सॉल्व करके कहाँ तक पहुंचेंगे? केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक यहाँ पर पहुंचेंगे। या तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं, क्या डायरेक्ट रख सकते हैं? केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर इंटू विस्थापन को किससे नापा जाता है? मीटर से। तो यहाँ पर हो गया केजी इंटू मीटर, और मीटर स्क्वायर हो गया बटे सेकंड का स्क्वायर। इसको जूल कहा जाता है, याद रखेंगे। क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। मतलब कार्य या ऊर्जा को किससे बताया जाता है? जूल से बताया जाता है। किससे बताया जाता है? जूल से। अब देखिए विमी सूत्र बनाना बहुत आसान है। कैसे? तो केजी के लिए केजी मतलब द्रव्यमान मतलब मास, मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक है तो L स्क्वायर, और समय टाइम का मात्रक है तो T स्क्वायर, मतलब mL स्क्वायर। टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो T के पावर में -2 हो जाएगा। तो mL/T के पावर में -2 जो है ये क्या बन गया? कार्य या ऊर्जा का विमी सूत्र बन गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कार्य या ऊर्जा को। क्लियर है? कार्य या ऊर्जा। अब आवेग देखते हैं। आवेग मतलब बल गुणित समय। बल मतलब अभी हमने क्या देखा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और समय के लिए सेकंड होता है। तो 1 सेकंड से ये सेकंड स्क्वायर वाला 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा? केजी इंटू मीटर पर सेकंड। तो ये जो है ये क्या बन गया? जैसे यहाँ पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक बना था कार्य या ऊर्जा को, जिसको जूल बोलते थे, वैसे आवेग का मात्रक है केजी इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इसका विमी सूत्र बनाना बहुत आसान है। केजी मतलब मास मतलब m, मीटर मतलब लंबाई का मतलब L, और समय का मतलब T। तो ये हो जाएगा mL, T ऊपर आएगा तो T के पावर में -1 हो जाएगा। देखिए विमी सूत्र भी बनाना आसान है और उसका मात्रक निकालना भी आसान है। चलिए आगे देखते हैं दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल होता है। तो बल मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अभी हमने पढ़ा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल अभी मैंने आपको बताया था, क्षेत्रफल क्या आया था हमारा? मीटर स्क्वायर आया था। तो ये हो गया केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये पलटेगा तो ये हो जाएगा 1 बटे, इसके पावर में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये बटा 1 हो जाएगा, और ये जब पलटेगा तो क्या आ जाएगा? 1 बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि यहाँ का जो मीटर है ये, और यहाँ का जो मीटर स्क्वायर का 1 है ये कट जाएगा, तो ये बच जाएगा केजी इंटू 1/मीटर इंटू सेकेंड का स्क्वायर। तो इससे क्या होगा? इससे हमारा दाब पता चल जाएगा। दाब क्या पता चलेगा हमको? तो दाब पता चलेगा केजी अपॉन मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। और इसका अगर विमी सूत्र निकालना है हमको तो विमी सूत्र हो जाएगा द्रव्यमान मतलब मास इंटू समय के लिए L, और इसके लिए T स्क्वायर। तो ये दोनों ऊपर जाएंगे इस बार,
तो m l के पावर में -1 हो जाएगा, t के पावर में -2 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात यह है हमारा कि सबसे पहले बल के लिए हमने केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर रख दिया और क्षेत्रफल के लिए हमने मीटर स्क्वायर रख दिया। बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब बट्टे में 1 होता है। अब इसको जब पलटाएंगे ये तो सेम टू सेम वैसा ही लिखा रहेगा, मतलब केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैसा ही लिखा रहेगा। लेकिन जब ये पलटेगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे में बन जाता है तो 1 बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो 1 केजी इंटू मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। केजी के लिए ये तो इसका क्या आ गया, हमारा मात्रक आ गया। लेकिन विमीय सूत्र बनाने के लिए केजी के लिए द्रव्यमान मास m लिखेंगे, मीटर लंबाई का मात्रक है तो l लिखेंगे, सेकंड समय का मात्रक है मतलब t लिखेंगे, और ये दोनों जब ऊपर जाएंगे तो l के पावर -1 और t के पावर -2 हो जाएगा। वैसे पृष्ठ तनाव, फिर से पृष्ठ तनाव का मतलब बल बटे लंबाई, बल मतलब केजी इंटू मीटर पर, यहाँ पर देखिए बल क्या है, सेकंड स्क्वायर है ना, यहीं से देखकर बना रहे हैं हम, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बल के लिए। इसको आप डिटेल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सामने में ही दिख रहा है कि बल का मात्रक क्या होता है तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। इसके बाद लंबाई के लिए क्या होता है, मीटर होता है, तो देखिए केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1 बटे मीटर, मीटर से मीटर कट जाएगा तो केजी पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इसका पृष्ठ तनाव का क्या बन जाएगा, मात्रक बनेगा। और विमीय सूत्र के लिए केजी फिर से वही चीज, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब मास और मास का मतलब m, सेकंड समय, समय मतलब टाइम मतलब t का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m t के पावर -2। अब इसको कंपेयर करके आप बना सकते हो m l t लिख दो, m के लिए तो ठीक है, l नहीं लिखा हुआ इसलिए 0 लिख देंगे और t के पावर -2 लिख देंगे। तो इस तरह से बल को पढ़ने से बहुत सारी चीजें हमको पता चल जाती है। मतलब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, तो सबसे पहले हमने चाल और वेग पढ़ा, वेग से हमने संवेग बना लिया और त्वरण बना लिया, त्वरण से हमने बल बनाया और बल से हमने ये 4 चीजें बना ली, जिसमें हमने चारों का देखिए मात्रक हमने देख लिया, चारों का विमीय सूत्र हमने देख लिया। मतलब इसको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये बन जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। जैसे किसी वस्तु को 5 न्यूटन के बल से विस्थापित करने पर कितना कार्य हुआ, ऐसा अगर पूछ दिया जाए तो फिर इसी फॉर्मूले से बनता है ना, इसी से। जैसे विस्थापन 5 मीटर दिया हुआ है और बल 5 न्यूटन दिया हुआ है, तो 5 और 5 का गुणा कर देंगे, 5 × 5 = 25 हो जाएगा और ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि इस कार्य से और क्या बनाया जा सकता है ना। जैसे हमने बल से 4 चीजें बनाई, तो उसी तरह इस कार्य से और क्या बनाया जा सकता है वो देखते हैं। तो जैसे बचपन में हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, कौन सा फॉर्मूला पढ़ते हैं कि किसी काम को करने में लगा समय शक्ति कहलाता है ना। किसी कार्य को करने में लगा समय शक्ति कहलाता है, तो कार्य को करने में लगा समय क्या कहलाता है, शक्ति। और शक्ति को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, पावर कहा जाता है। तो कार्य जो है ना, कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुणित विस्थापन होता है। देखिए डिटेल आप करना चाहें तो यही कर सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम मतलब समय। अब कार्य बराबर बल जो है, बल क्या है, तो बल बराबर हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो उसको भी डिटेल कर सकते हैं, या फिर यहीं पर डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं कि इसका क्या होता है, इसका कार्य बराबर जूल होता है और समय बराबर सेकंड होता है। तो इसको बोल सकते हैं जूल प्रति सेकंड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जूल प्रति सेकंड। तो इस तरह से आप जितना चाहें उतना डिटेल कर सकते हैं। और जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, वाट कहा जाता है ना। जैसे 1 वाट का बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, तो जूल प्रति सेकंड को ही वाट कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कार्य को जूल से नापा जाता है और समय को सेकंड से नापा जाता है। तो कार्य बराबर जूल और समय बराबर सेकंड, जूल प्रति सेकंड ही होगा। लेकिन विमीय सूत्र बनाने के लिए इसको डिटेल करना जरूरी होता है। जैसे कार्य के लिए क्या आया था हमारा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो कार्य के लिए आया था केजी इंटू मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बटे समय के लिए सेकंड। तो अब देखिए ये होगा केजी इंटू मीटर का स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू 1 बटे सेकंड है, वो पलटेगा तो क्या हो जाएगा, 1/सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर, अब कटेगा नहीं, सेकंड स्क्वायर और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का क्यूब हो जाएगा। तो अब इसका विमीय सूत्र अगर हमें बनाना है तो देखिए क्या लिखा है, केजी इंटू मीटर के स्क्वायर पर सेकंड का क्यूब। तो केजी मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब मास, फिर से वही चीजें आ गया, एम आ गया। मीटर मतलब लंबाई का मात्रक है, मतलब एल का स्क्वायर आ जाएगा। और सेकंड मतलब समय का मात्रक है, इसलिए क्या आ जाएगा, टी का क्यूब आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर और टी के पावर में -3 आ जाएगा। क्लियर है इतना? तो इस तरह से क्या बना सकते हैं हम, शक्ति बना सकते हैं, ठीक है। मतलब त्वरण से हमने बल बनाया, बल से हमने कार्य बनाया और कार्य से हमने शक्ति बना दिया। मतलब इस चीज को आप इसके नीचे लिखना तो आपको क्लियर रहेगा। इसके अलावा आपको पता होगा कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है
कि जैसे हम पढ़ते हैं ना 1 HP का मोटर है, हाफ HP का मोटर या 2 HP का मोटर है, जैसे 3 HP तक के मोटर जो किसान रखे हैं उनको इतनी बिजली बिल छूट दी गई है, तो वो HP का मतलब क्या होता है, 1 HP बराबर कितना वाट होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इस तरह से मापन का जो पहला फेज था वो कंप्लीट हो गया, लेकिन इस मापन को करने के लिए भी कुछ यूनिट का जरूरत पड़ता है। उस यूनिट के बारे में चलिए देखते हैं। जैसे आपने सुना होगा सेंटीमीटर, है ना, मिलीमीटर, डेकामीटर, इस तरह से आपने सुना है। तो वही चीज़ें हमको देखनी है। इसके बाद इसमें हमको समझना क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन बीच में हम खींच लेंगे, इस तरफ लिखेंगे डेका, क्या लिखेंगे, डेका, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे हेक्टो, उसके बाद किलो, उसके बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, ठीक है। डेका का मतलब 10 की घात 1 होता है, हेक्टो का मतलब 10 की घात 2 होता है, किलो का मतलब 10 की घात 3 होता है, मेगा का मतलब 10 की घात 6 होता है, गीगा का मतलब 10 की घात 9 होता है, टेरा का मतलब 10 की घात 12, पेटा 10 की घात 15 और एक्सा का मतलब 10 की घात 18 होता है। डेका को डी से, हेक्टो को एच से, किलो को के से, मेगा को एम से, गीगा, टेरा, पेटा और एक्सा, इस तरह से डिनोट करते हैं। याद रखना, जब 10 की घात में प्लस लिखा हो, प्लस में लिखा हो, तो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। लेकिन अगर यहीं पर हम डेसी का बात करें, डेसी, सेंटी, मिली, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो 10 की घात -1, 10 की घात -2, 10 की घात -3, 10 की घात -6, नैनो, पिको, फर्मी या फेम्टो बोलते हैं, है ना, फेम्टो, और ऑटो बोलते हैं, ऑटो 10 की घात -18। तो इस तरफ देखिए 10 की घात में -1, 2, 3 माइनस में लिखा हुआ है, इसलिए इस तरफ को स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है। माइक्रो को कुछ इस तरह से बनाते हैं, नैनो को यही है, पिको स्मॉल पी रहेगा, फेम्टो का स्मॉल एफ रहेगा और एक्सो का, ऑटो का स्मॉल ए रहेगा। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर प्लस में आगे बढ़ रहे हैं तो कैपिटल लेटर में लिखना है, और माइनस में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो स्मॉल लेटर में लिखना है। फिर से समझते हैं, जैसे इसमें से हमको क्या क्या पता है, तो इसमें हमको किलो पता है, मेगा पता है, गीगा पता है, लेकिन इन तीनों के अलावा ना ऊपर के 2 पते हैं ना कि नीचे का 3 पता है। तो डेका मतलब 10 की घात 1 और हेक्टो मतलब 10 की घात 2। अब याद कर लीजिए, टेरा मतलब 10 की घात 12, पेटा मतलब 10 की घात 15 और एक्सा मतलब 10 की घात 18। वैसे हमको सेंटी पता होता है, मिली पता होता है, माइक्रो पता होता है। सेंटी कैसे पता होता है, तो जैसे हम 1 सेंटीमीटर पढ़ते हैं इसलिए, तो सेंटी, मिलो, माइक्रो तो पता होता है, नैनो भी पता होता है, लेकिन पिको नहीं पता होता है, फेम्टो और ऑटो नहीं पता होता है। वैसे ही 10 की घात -1 जो डेसी होता है वो नहीं पता होता है। तो इसका यूज कहाँ है समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने इसको उठाया, है ना, लिखा 1 किलो बराबर 10 की घात 3, है ना। ध्यान दीजिएगा कि 1 किलो बराबर 10 की घात 3 होता है, तो 1 किलो बराबर 10 की घात 3 लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 किलोमीटर, मतलब इस तरफ अगर मीटर लिखा तो इस तरफ भी मीटर लिखूंगा। अब देखिए 1 किलोमीटर 10 की घात 3 बराबर क्या होता है, 1000 मीटर। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मतलब 1000 मीटर होता है। तो आपको समझ में आ रहा है, अगर इस मीटर की जगह मैंने ग्राम लिख दिया होता, 1 किलोग्राम होता, तो इधर भी मैं ग्राम लिख देता, तो ये क्या हो जाता, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो हमको पता है कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, वैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो इस तरह से इसका यूज होता है ना, इस तरह से इसका यूज होता है। तो जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि 6 फीट लंबे व्यक्ति को, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 6 फीट लंबे व्यक्ति को नैनोमीटर में दर्शाइए, 6 फीट लंबे व्यक्ति को नैनोमीटर में दर्शाइए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो 6 फीट, तो 6 फीट लिख देंगे। फीट को सबसे पहले किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे। तो 6 × 0.3 मीटर होता है, 1 फीट में 0.30 कुछ मीटर होता है ना। उसके बाद आप इसको गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 तिया 18 मतलब 1.8 मीटर हो जाएगा। लेकिन आपको नैनोमीटर में बताना है, यहाँ तक तो आप बना लेंगे, ठीक है। फीट को मीटर में बदलने के लिए 0.304 ऐसा कुछ है, इसका गुणा करना पड़ता है। तो 1 फीट बराबर क्या होता है, 0. यहाँ पर लिख लेंगे कहीं पर कि 1 फीट बराबर 0.305 मीटर होता है, 4 नहीं 305 होता है। तो इसका गुणा कर देंगे और जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर आप गुणा करके देख सकते हैं कि आ रहा है इतना,
ठीक है, और 3 अंक के बाद दशमलव लगाना है, मतलब 1.830 मीटर, एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं तो इतना आ रहा है। लास्ट का जो जीरो है इसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको पूछा है नैनोमीटर में, तो देखिए कहाँ पर है नैनो, पहले ढूंढते हैं, यहाँ पर है। 1 नैनो बराबर कितना, तो 10 की घात -9 होता है। तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना, तो 10 की घात -9 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 नैनोमीटर बराबर हम 10 की घात 9 मीटर तो हम डायरेक्ट रख देते हैं यहाँ पर। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रहा है समझिए, हमको मीटर के बराबर पूछना है, मतलब यहाँ पर मीटर के जगह पे हमको कुछ रखना पड़ेगा। तो मीटर के साथ तो ये लगा हुआ है, तो इसको अगर इस तरफ ट्रांसफर करें तो ये हो जाएगा 1/1 10 की घात -9 नैनोमीटर बराबर 1 मीटर। मतलब 10 की घात -9 जो है उसको हमने नीचे भेज दिया है ना, पक्षांतर करेंगे, कोई चीज़ गुणा में है तो दूसरी तरफ जाकर वो किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो 1/10 की घात -9 नैनोमीटर हो जाएगा। अब देखिए 1 मीटर बराबर, इस मीटर के जगह पे एक नहीं भी लिखेंगे तो इस मीटर के जगह पे इतना कुछ हम रख सकते हैं। तो इस मीटर के जगह पे हमने रख दिया 1.83 × 1/10 की घात -9 नैनोमीटर, मतलब इस मीटर के जगह पे इतना चीज़ें हमने रखा, ठीक है। अब देखो आंसर आपका नैनोमीटर में आ गया है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन और बनता है। जैसे इसको लिख सकते हैं 1.83 × 10 की घात 9 नैनोमीटर। क्यों, तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर 1/x है तो इसको x इनवर्स लिखा जा सकता है। तो आप खुद सोचिए कि अगर 1/x इनवर्स है तो इसको x नहीं लिखा जा सकता, मतलब बट्टा के नीचे जो रहता है उसको ऊपर लाने के लिए माइनस हो जाता है। तो अगर बट्टा के नीचे पहले से ही माइनस हो तो ऊपर आके वो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से 10 की घात 9 हो गया। अब ये आपका आंसर हो गया, इतने में आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन अगर मान लो और कुछ आगे जाना है तो ये दो अंक हटाना है अगर इसको, तो इसको 183 लिखेंगे तो 10 की घात 7 हो जाएगा, 2 जीरो कम हो जाएगा। मतलब देखिए कैसे होगा, तो 2 अंक हटाना है तो 183/100 लिखना पड़ेगा और ये 10 की घात 9 हो जाएगा। 10 की घात 9 का मतलब क्या होता है कि 10 यहाँ पर 1 के साथ 9 जीरो होंगे। उस 9 जीरो में अगर 2 जीरो कट जाए, यहाँ से 2 जीरो, जैसे 9 जीरो हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 183 × 10 की घात 7 आ जाएगा और ये होगा आपका आंसर। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आ जाता है, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं कि जैसे 6 फीट लंबा व्यक्ति है तो उसको नैनोमीटर में दर्शाइए, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह का टेबल का जरूरत पड़ेगा। तो कुछ तो इसमें से आपको याद होगा पहले से, और जो याद नहीं होगा उसको याद कर लीजिए, है ना। इसके बाद दूरी के मात्रक हम देखते हैं, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच का अगर दूरी मापना है तो उसका दूरी की जो सबसे लंबी इकाई होती है, कि बड़े बड़े दूरियों को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग होता है वो हमें पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। तो जैसे हम सबसे पहले पढ़ेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने की जो इकाई है, उसमें सबसे पहला पढ़ेंगे हम खगोलीय इकाई, ठीक है। तो डेटा जो है 2-3 बार आप लिख कर देखेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे इसका है 1.495 × 10⁻11 मीटर। दूसरा हमारा है प्रकाश वर्ष, तो ये है 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। और तीसरा है हमारा पारसेक, तो पारसेक है आपका 3.08 × 10⁻16 मीटर। तो आप देखिए दूरी मापने के लिए बड़े बड़े इकाइयों में इन्हीं तीनों का प्रयोग होता है, खगोलीय इकाई, प्रकाश वर्ष और पारसेक। तो इसमें से तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा है आपको समझ में आ रहा होगा, जिसमें 10 के पावर में सबसे ज़्यादा लगा हो, क्योंकि जितना 10 के पावर में लगा होता है उतना जीरो बढ़ते जाता है। जैसे आपके पास 10 रुपये है और आपके किसी और के पास 100 रुपये है, तो 10 रुपये और 100 रुपये, एक जीरो बढ़ गया तो देखिए कितना अंतर आ गया 10 रुपये और 100 रुपये में। वैसे यहाँ पर भी है 10 की घात 11, 10 की घात 15 और 10 की घात 16। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है हमको, तो पारसेक दिख रहा है। रटना नहीं है हमको, सिर्फ समझना है कि पारसेक जो है वो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है ना। पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। देखिए ये 16 है, ये 15 है, तो आस ही पास का आंकड़ा है। इसलिए अगर यह कहा जाए कि 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। मतलब अगर पूछ लिया जाता है आपको एग्जाम में कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा, सॉरी 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होगा, तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। वैसे ही तेल को मापने के लिए बैरल का प्रयोग होता है। आप सुने होंगे बैरल, इतने बैरल तेल आ गया ऐसा करके। तो एक बैरल में कितना लीटर होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक बैरल में एग्जैक्ट डेटा देखेंगे 158.987 ना, उसे 1 8 हो जाएगा और 1 से 8 से
9 8 7 उल्टा गिनती, तो 158.987 लीटर होता है, याद रखेंगे। तो इस तरह से दूरी मापने का इकाई और तेल मापने का इकाई आपने देख लिया। इसके अलावा हमें क्या देखना है, तो इसके अलावा हमें ये देखना है कि सबसे पहले चीज, जैसे हमने आज फिजिक्स स्टार्ट किया, तो भौतिकी के खोजकर्ता कौन है, तो भौतिकी के खोजकर्ता जो है वो न्यूटन को माना जाता है। वैसे ही आधुनिक भौतिकी के खोजकर्ता, तो आधुनिक भौतिकी के खोजकर्ता है अल्बर्ट आइंस्टीन। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टीन है। वैसे ही केमिस्ट्री, रसायन के खोजकर्ता लेवोजियर हैं। वैसे ही जीव विज्ञान है ना, तीनों हम पढ़ेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ना है हमें, तो जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है, तो अरस्तु हैं। कौन है, अरस्तु। तो इस तरह से आपको भौतिकी, आधुनिक भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। जबकि इनसे हटकर एक और होता है जो कि है खगोलीय विज्ञान, और खगोलीय, जैसे खगोलीय इकाई माप रहे हैं, इसीलिए खगोलीय विज्ञान जो है इसके खोज करता है कॉपरनिकस। देखिए ऊपर के चार तो आपको याद होंगे पहले से, कि भौतिकी को किसने खोजा है, तो न्यूटन ने खोजा है। वैसे आधुनिक भौतिकी को अल्बर्ट आइंस्टीन ने खोजा है। वैसे रसायन को लेवोजियर ने खोजा है, और जीव विज्ञान को अरस्तु ने खोजा है। लेकिन खगोलीय विज्ञान भी आप साथ याद रखिए, कॉपरनिकस। तो इस तरह से आज जो हमारा पहला टॉपिक था, पहला टॉपिक क्या था, मापन, जो हमने स्टार्ट किया था वो कवर हमने कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यांत्रिकी के ऊपर रहेगा, वो वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, लेकिन एक वीडियो में पूरा यांत्रिकी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो उस वीडियो को आप जरूर पूरा देखिए, और इस वीडियो को अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछें, क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें कुछ ना कुछ डाउट आता है। अगर आप यूट्यूब में पूछ रहे हैं हमसे कमेंट में, अगर आपको वहां पे रिप्लाई नहीं मिल रहा है, वैसे रिप्लाई किया जाएगा। अगर रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप टेलीग्राम में, हमारे जो टेलीग्राम नंबर है उसमें भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी प्रकार का भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज जो हमने मापन पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर में जरूर बनाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।